हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 ऑफ मॉड्यूल 3। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा NSQF। सो NSQF को समझते हैं पहले, ये क्या है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था एक एन क्यू एफ आ रहा था आपका, जब NCERT से इस्टेब्लिश कर रही थी, और वो डिफरेंट एजुकेशन में जो जनरल एजुकेशन के लिए था। ऐसे स्किल की जब बात कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया। इसको बनाने की नीड ये थी कि पहले कई तरह के फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, और उनमें आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं थी। पहला इशू ये था। दूसरा इशू ये भी था कि कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर कोई बच्चा जनरल एजुकेशन कर रहा है तो वो बीच में अगर स्किल एजुकेशन की तरफ आए और फिर से जनरल एजुकेशन जाए, जो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाला सिस्टम नहीं था। और हमारे यहाँ की जो क्वालिफिकेशन थी या ट्रेड नॉलेज सर्टिफिकेशन था, उसका वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं था। बच्चा यहाँ से बाहर जा रहा है तो उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। तो ओवरऑल ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया, वर्ल्ड्स की रिक्वायरमेंट्स को, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाया गया। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये कब बना, किसने बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पर्टिकुलर लेवल होते हैं, 10 लेवल्स होते हैं। अगर 1 लेवल कोई क्लियर कर गया है तो मीन्स उसकी जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए होगा। फिर अगर 2 कर गया, 3 कर गया, डिपेंड अपॉन दैट लेवल क्रॉस्ड, उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल सेट डिसाइडेड होता है। तो हम बात करते हैं पहले NSQF को डिटेल में जानने की। तो ये क्या चीज़ है, पहले देखते हैं। इट इज़ ए competency based framework, competency based framework that organize all qualifications according to a series of levels of knowledge, skills and aptitude। कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फ्रेमवर्क है जो किस पे बेस्ड है, कंपिटेंसी कौन कितना कॉम्पिटेंट है, कितना योग्य है, उसके बेसिस है। ऑर्गेनाइज, और वो ऑर्गेनाइज करता है जितनी भी क्वालिफिकेशंस मींस कोई बच्चा जब कोई किसी ट्रेनिंग लिया होगा, तो ट्रेनिंग करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन किस किस लेवल की हो गई, क्या क्या लेवल, क्या स्किल उसने डेवलप कर ली। और उसके कुछ लेवल्स बनाए गए हैं कि अगर उसने लेवल 1 क्रॉस किया है तो उसकी स्किल इस तरह की होगी, लेवल 2 किया है तो उसकी दूसरी तरह की होगी। और उनको 3 पार्ट में ब्रेक किया है कि क्या नॉलेज है उसके पास, क्या स्किल है और कैसा एप्टीट्यूड है। जैसे जैसे लेवल, और बेसिकली ये 10 लेवल्स का है। आगे हम देखेंगे कि 10 लेवल्स हैं और उसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जाने की बात कही गई है। हायर लेवल हायर डिग्रीज के लिए है, और 1 to 5 आपका ITI स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लेवल्स हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट कंपनी को होती है उसी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन का वो जनरेट होता है, और ऐसा ही बच्चा वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये सीरीज ऑफ लेवल क्या है, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की जो हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और जो सारी क्वालिफिकेशंस को एक सीरीज ऑफ लेवल्स में कन्वर्ट करता है। और वो सीरीज ऑफ लेवल किस किस की है, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। इसका हम देखते हैं सीरीज ऑफ लेवल से क्या लेना देना है। दीज लेवल्स graded from 1 to 10
these levels graded from 1 to 10 and defined in terms of output, in terms of learning outcome, which is learner must possess, which is learner must possess regardless of mode of learning. Mode of learning means it may be informal और इट मे बी फॉर्मल। कहने का मतलब ये हो गया कि जो लेवल्स हैं उनको जो सीरीज ऑफ लेवल्स हैं 1 से लेकर 10 तक आपको ग्रेड किए गए हैं और डिफाइन किए गए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम जो बच्चा ट्रेंड हुआ उसने क्या लर्न किया, उसमें आउटकम क्या आया, उसके बेस पे वो ग्रेड किए गए हैं। और वो लर्नर जो जिस मेथड के थ्रू लर्न किया है, मोड ऑफ लर्निंग आपकी फॉर्मल भी हो सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, और इनफॉर्मल भी हो सकती है थ्रू वर्कशॉप इन और डेली वेज वर्कर्स, तो वहाँ से भी हो सकती है। तो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में हमने क्या देखा कि ऐसा फ्रेमवर्क जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और जिसमें सारी क्वालिफिकेशंस को एक सीरीज ऑफ लेवल्स में डाला हुआ है। अगर लेवल 1 के लिए क्लियर है कोई बच्चा तो उसकी क्वालिफिकेशन का लेवल थोड़ा कम होगा 2 के कंपैरिजन में, 2 थोड़ा उससे हायर, 3 उससे हायर, ऐसे 10 टॉप पे माना गया है। तो इस तरह से लेवल डिसाइड किए गए हैं और कोई भी इंडस्ट्री है उसको उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट होगी। आगे इसमें हम समझते हैं कि NSQF ये आपका नोटिफाई होता है 2013 में, जून 2013 में, नॉट जून एक्चुअली, दिसंबर 27 ऑफ दिसंबर 2013 में नोटिफाई होता है। और इसका जो मोटिव होता है उस टाइम पे हेल्प इन पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम एजुकेशन फोकस्ड ऑन inputs to an outcome based education। कहने का मतलब क्या हो गया, हेल्प इन द पैराडाइम शिफ्ट, ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आता है ये शिफ्ट कर रहा है एजुकेशन को, जो फोकस कर रही थी अब तक इनपुट्स पे फोकस कर रही थी, अब आउटकम्स पे फोकस कर रही है। एजुकेशन को हमने एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की कोशिश की है जिसमें वो शिफ्ट कर रही है इनपुट से आउटकम्स की तरफ। इनपुट्स मीन्स टीचर ने पढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और टीचर की क्वालिटी कैसी है और टीचिंग स्टाइल कैसी है, ये सब इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स तो दे दिए, आउटकम क्या आया, तो आउटकम क्या है बच्चों की जो स्किल लेवल, लर्निंग लेवल से हम चेक करते हैं कि उसका आउटकम क्या है, तो हम आउटकम को चेक करेंगे। अब एजुकेशन में हम इनपुट्स के बारे में कंसिडर नहीं करते, वॉट एवर द इनपुट्स दे हैव गिवन दे हैव एक्चुअली रीच एट द आउटपुट। तो आउटपुट अगर सही आया होगा तो उसी आउटकम बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं इस क्वालिफिकेशन उसमें फ्रेमवर्क में। तो अच्छा, ये कर किस तरीके से रहे हैं, इनमें ये कह रहे हैं इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो कॉन्सेप्ट
आरपीएल वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के लिए था। तो इसमें ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर किसी का स्किल का लेवल तो बन गया बट सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद उसका वो लेवल का सर्टिफिकेट उसे दिया जा सकता है, जिसके बाद वो एक अच्छी कंपनी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसकी अलाइनमेंट उसी के अकॉर्डिंग की जाती है, जिससे क्वालिफिकेशन, ये सिर्फ हमारा अलाइनमेंट इंडियन क्वालिफिकेशन नहीं है, ये अलाइनमेंट करता है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ। तो इट अलाइंस इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस। कहने का मतलब हो गया कि ये इंडियन कंपनीज के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इसको एंटरटेन करेंगे। आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या कह रहा है। इट इज अ competency based framework that regarding qualification into 10 levels. We have already covered this. जो क्वालिफिकेशन, हमने देखा कि जो क्वालिफिकेशन को कितने लेवल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। क्वालिफिकेशन को यहाँ पे इन्होंने 10 लेवल्स में कन्वर्ट किया गया है, और 10 लेवल में लेवल 1 आपका एंट्री लेवल है, एंड लेवल 10 आपका हाईएस्ट लेवल है। और ईच ऑफ these levels characterized as, इन लेवल्स को हमने बेसिकली 5 सब पार्ट्स में ब्रेक किया है। 5 सब पार्ट्स मीन्स जो कंपिटेंसीज हैं उनके 5 पार्ट्स किए हुए हैं। तो ईच ऑफ दीज लेवल्स कैरेक्टराइज इन 5 कंपिटेंसीज। सबसे पहला प्रोसेस कवर करेगा ओवरऑल नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स को। ओवरऑल कंपोनेंट 4 उनको इकट्ठा करके देखेगा कि कंप्लीट पैकेज कैसा है, बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। और अगले 4 कंपोनेंट में सबसे पहले आता है उसका प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में ये देखा जाएगा कि जो बच्चा ट्रेनिंग लिया है या जो बच्चा ट्रेनिंग लिया है उसे वो कितना जानता है। तो इसको हम अगर डिफाइन करें, व्हाट द पर्सन मस्ट नो एट दैट लेवल। कोई पर्टिकुलर लेवल पे हमने सेट किया, जैसे अगर उसने सर्टिफिकेट मिला है उसे लेवल 2 का या लेवल 3 का, तो लेवल 3 के टाइम पे उसकी स्किल से पहले नॉलेज की बात हो रही, तो नॉलेज कितना जानता है, व्हाट नो कितना जानता है, इस लेवल पे बच्चा कितना जानता है, प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है उसे उस लेवल 2 के। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल स्किल। तो प्रोफेशनल स्किल्स में आता है, जैसे हमने स्किल्स का मतलब एबल टू डू, तो इसमें वही आएगा कि व्हाट द पर्सन शुड बी एबल टू डू एट दैट लेवल। व्हाट द पर्सन should be able to do at that level। एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर सर्टिफिकेशन, मतलब लेवल 5 का सर्टिफिकेट मिला है, तो लेवल 5 पे सर्टिफिकेट मिलने का मतलब उससे ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि किसमें किस तरह की स्किल सेट इसने डेवलप कर ली है, जिससे कि वो क्या कर सकता है अल्टीमेटली, व्हाट द पर्सन एबल टू डू। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट आता है इसमें। इसमें बात करते हैं कोर स्किल्स की।
तो कोर स्किल्स यहाँ पे कहता था कि बच्चों के अंदर कैसी और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप्ड है, या फिर दूसरा टर्म इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे अगर कोई बच्चा सपोज कोई लेवल 4 की स्किल डेवलप हुई है, उसके अंदर लेवल 4 का से सर्टिफिकेशन मिला है, तो उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी रही होंगी, कंपनी को अपने आप समझ आ जाएगा इस चीज का। ऐसे ही नेक्स्ट चलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपरविजन, डिग्री ऑफ सुपरविजन दैट नीड्स to be exercised over the person while doing the job। कहने का मतलब जो स्किल्ड बंदा, जिसे नॉलेज हो गई, स्किल हो गई, और जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी आ गई, इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ गई, वो पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, उस जॉब के करने के बाद उसके पास उसको डिग्री ऑफ सुपरविजन की क्या जरूरत है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग जो करने की कितनी हाई लेवल की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कम जरूरत है तो मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो ज़्यादा ले रहा है, अगर उसको सुपरविजन की ज़्यादा जरूरत है इसका मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, ऊपर वाले की जो उसको सुपरवाइज कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें एक फैक्टर इंक्लूड किया उन्होंने। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं। अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इसके क्या क्या कंपोनेंट या एलिमेंट देखे हैं। 5 तरह की कॉम्पिटेंसीज इस लेवल में डिफाइंड है। सबसे पहले वो देखा जाएगा उस लेवल पे प्रोसेस, तो प्रोसेस तो अगले 4 का कॉम्बिनेशन है कि बच्चे के अंदर कैसी प्रोफेशनल नॉलेज डेवलप हुई है, कैसी प्रोफेशनल स्किल डेवलप हुई है, या फिर आगे कैसी कोर स्किल डेवलप हुई है, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जॉब की है करते टाइम। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल पर्सनैलिटी में जो रिफ्लेक्शन आएगा उसको प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हर लेवल पे, ये 4 लेवल 1 पे तो उसकी प्रोसेस, उसकी प्रोसेस नॉलेज मींस, इसको कहने का मतलब ये हो गया, इसको अगर हम टेबल बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे लेवल हो गया, यहाँ पे प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज, इधर प्रोफेशनल स्किल, फिर आपका कोर स्किल, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इससे लेवल 1 L1 की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल कैसी नॉलेज रही होगी उसे इस टाइम पे, कैसी स्किल डेवलप कर ली होगी उसने, क्या क्या कोर स्किल डेवलप हुई है उसमें, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उस जॉब को करते टाइम, उस ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाएगा प्रोसेस। सिमिलरली जब L2 का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेवल 2 का सर्टिफिकेट उसे मिलेगा, तो उसकी थोड़ी सी L1 के कंपैरिजन में नॉलेज ज़्यादा होगी, स्किल ज़्यादा होगी, कोर स्किल्स ज़्यादा होंगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली आगे अगला लेवल 3 आता है तो उसकी और पर्सनैलिटी इनहेंस हो गई होगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ कोर स्किल्स, एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बड़ी होगी। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 लेवल 1 में, लेवल 2 में मतलब बहुत, इसको भी ऑलमोस्ट 0। लेवल 3 से रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू होती हैं, अब यहाँ से रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे ही करके ये अब ये लेवल 10 तक जाता है। हाईएस्ट लेवल किसी जॉब का जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग का होगा वो होगा लेवल 10। इसी के अकॉर्डिंग किस तरह का सर्टिफिकेट उसे मिला है, कंपनी उसको देखेगी, देखेगी, और इवन वर्ल्ड लेवल पे भी इसे रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबली यही कंसेप्ट चल रहा है, तो वहीं से कॉपी पेस्ट है बाहर वाली जो यूरोपियन कंट्रीज से। तो ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस लेवल के क्या क्या होगा। अल्टीमेटली हमें कोई पूछेगा तो लेवल का, कोई भी लेवल किया हुआ है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज कितने कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स। क्योंकि इंडिविजुअल उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएगा,
L1 से लेके L5 हमारा ITI के लिए है। फिर L6 को हम उसमें रखते हैं, डिप्लोमा एंड अदर्स में रखते हैं। 7, 8, 9, 10 ये हायर उसमें जाता है, जैसे BTech, MTech, PhD एंड ऑल, तो इन सब में चला जाता है ये। तो इस तरह की ये कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि ये अल्टीमेटली लेवल्स कितने हैं, 10 लेवल हैं, और उनको अपने सब पार्ट में कैसे कैसे ब्रेक किया हुआ है ये याद रखना है। आगे समझते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ NSQF अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मीन्स अब कैसी कैसी क्वालिफिकेशन है, उसका क्या लेवल होगा, कैसे अलाइन किया जाएगा, वो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले जो अवार्डिंग बॉडी होती है, जो सर्टिफिकेट और या क्वालिफिकेशन अवार्ड करती है किसी बच्चे को ट्रेनिंग के बाद, वो अवार्डिंग बॉडी अपना क्वालिफिकेशन फाइल सबमिट करेगी किसके पास, NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसे रिकमेंड करेगी टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के पास, और अगर वो वहां से एक्सेप्ट हो जाती है चीज, तो वो आगे NSQF उसको लेवल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है। जो अवार्डिंग बॉडीज होती हैं, जो क्वालिफिकेशन, इनका काम वही है, क्वालिफिकेशन देना, सर्टिफिकेशन देना। तो वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन जो दिया जा रहा है किस लेवल का होगा, वो पहले अगर जो उसका मटेरियल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाया है उसका लेवल वो कहने लगे कि हमने जो पढ़ाया है ये बच्चा जो है वो L1 लेवल का है, या L2 लेवल का है, या L3 लेवल का है, ये रिकॉग्नाइज कौन करती है, ये कमेटी रिकॉग्नाइज करती है। पहले उस मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भेजा जाता है फाइल बना के कि हमने ये बच्चे को ये पढ़ाया है। फिर वो ये रिकमेंड करते हैं उसे आगे NSQF में, वो इसे गो थ्रू होते हैं कि क्या जो कुछ पढ़ाया गया है वो L1 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है L1 का, उसके अकॉर्डिंग सेट है। अगर सेट है तो उसको उस पर्टिकुलर लेवल का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ NSQF अलाइनमेंट। ये बहुत जरूरी है, सबसे पहला फेज यही है। जब तक ये अलाइनमेंट यहाँ से इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, अवार्डिंग बॉडीज के क्वालिफिकेशंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी। अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट बॉडीज हम देख चुके हैं। अवार्डिंग बॉडीज जो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन का काम करती है, मटेरियल्स बनाना और उसका सिलेबस करिकुलम सेट करना। असेसमेंट का काम सिर्फ असेसमेंट बॉडीज का इतना है कि वो टेस्ट कंडक्ट कराना और रिजल्ट डिक्लेयर करके फिर से हैंड ओवर कर देना अवार्डिंग बॉडीज को। आगे चलते हैं हम। बात करते हैं NSQF के ऑब्जेक्टिव की। NSQF के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। It accommodates the diversity of Indian education and training system, allows the development of set of qualifications for each level, accepted across the nation. Across the nation. अगला अगर हम देखें, support and enhances the national and international mobility
of persons with NSQF alignment compliant qualifications through increased recognition of the value and comparability ऑफ इंडियन क्वालिफिकेशन। एक बार इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, फिर उसको डिटेल में समझेंगे क्या मतलब है सब चीज का। नेक्स्ट, इट सीक्स टू हेल्प एवरीवन involved in education and training to make comparison between qualifications offered in country। पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो एकोमोडेट्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। आप समझ सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना डाइवर्स है। इसमें जनरल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अलग अलग हैं और टेक्निकल अलग है। टेक्निकल की हम बात करें तो वो अलग बढ़ जाता है। तो इतने सब एजुकेशन सिस्टम के इतने सब पार्ट्स हैं, उनको इतने डाइवर्स पार्टों को इकट्ठा करके और उनको एक साथ चलाना, ये ऑब्जेक्टिव है एनएसक्यूएफ का। पहले सब चीज़ें सेपरेट फ्रेमवर्क थे हर चीज़ के, अब इन्होंने इकट्ठा लाने की कोशिश की है। तो इट एकोमोडेट्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, पहली चीज़। दूसरा, अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ ए सेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर ईच लेवल एक्सेप्टेड अक्रॉस द नेशन। तो अब हमने क्या किया, एनएसक्यूएफ के बाद ईच लेवल मतलब 10 लेवल है और हर लेवल पे जो अगर लेवल 2 का अगर एम्प्लॉयज़ किसी को चाहिए तो लेवल 2 का एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिफिकेशंस और जो होंगी वो मोर और लेस ऑल ओवर द कंट्री सेम होंगी। तो इसमें एक क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तीसरा, द सपोर्ट एंड एनहेंसेस द नेशनल एंड इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ persons with NSQF compliant qualification through increased recognition of the value and comparability of the Indian qualifications। कहने का मतलब ये था कि NSQF से पहले अगर हमारा यहाँ का कोई ट्रेनी बाहर जॉब के लिए जा रहा है और बाहर का अंदर आ रहा है तो ये इंटरऑपरेबिलिटी थी नहीं, इतने दिन मोबिलाइजेशन का प्रोसेस था नहीं, उसमें अलग कोर्सेज करने पड़ते। तो NSQF क्या कर रहा है, उसमें हमारे यहाँ की जो क्वालिफिकेशंस है उसका जो रिकॉग्निशन जो हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, उसकी वैल्यू और कंपैरिजन भी हो रहा है इंडियन क्वालिफिकेशंस का कि ये लेवल 1 लेवल 2 हर जगह किस तरह का बंदा ला रहा है। बाहर भी अगर जो रिक्वायरमेंट आ रही है इंडियन वर्कफोर्स की, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आ रही है। अगला पॉइंट, इट सीक्स टू हेल्प एवरीवन included in the education and training to make comparison between qualification offered in the country। अब इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ भी जो एजुकेशन ट्रेनिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी किसी क्वालिफिकेशन का आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर L2 है कोई L4 है तो दोनों की क्वालिफिकेशन में जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। आगे ये हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसक्यूएफ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसके एनएसक्यूएफ के हैं। आगे हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स
ऑफ एनएसक्यूएफ। तो सबसे पहली चीज तो एलिमेंट इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब मार्केट्स। कहने का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल एंट्री मल्टी एग्जिट का मतलब कोई बच्चा वोकेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद करने के बाद वो जनरल एजुकेशन में एंट्री मार सकता है, फिर जनरल एजुकेशन कर ली तो टेक्निकल एजुकेशन में भी एंट्री मार सकता है, यहाँ से वो जॉब मार्केट भी जा सकता है, जॉब मार्केट से मीन्स मल्टीपल एंट्री कहीं से कहीं भी एंट्री एग्जिट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एनएसक्यूएफ में है। आगे ये क्या कहते हैं, इसके एलिमेंट क्या बताते हैं, इंक्रीज पोटेंशियल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इंक्रीज्ड पोटेंशियल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जो आरपीएल है इसी की देन है। इसी के बाद जो इंडस्ट्री के ऐसे वर्कर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन दिलाने का काम इस एनएसक्यूएफ ने किया है। ऐसे तो इसके एलिमेंट्स कई सारे हैं, तो मेजर एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसी के बाद पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट बढ़ा है। तो मेजर अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे एनएसक्यूएफ के, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। वोकेशनल एजुकेशन से जॉब मार्केट में आ गए, जॉब मार्केट में अगर लगा कि भाई अभी प्रॉपर स्किल डेवलप नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू जॉब मार्केट, फिर से वोकेशनल एजुकेशन में आ गए, फिर से सीखा और फिर जॉब, मतलब इस तरह का कंसेप्ट, और वो फिर स्किल आपको अपग्रेड हो रही है, उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी रिकॉग्निशन आपको जॉब मार्केट में होगी। आपको लगा कि अभी स्किल को और अपग्रेड किया तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए, डिप्लोमा और बीटेक और इनमें एंट्री मान ली, तो इसमें इस तरह का प्रोविजंस इन्होंने एनएसक्यूएफ में, पहले ये प्रोविजंस नहीं था। अब जैसे आप कोई बच्चा आईटीआई करता है, तो आईटीआई करने के बाद बेसिकली 10th के बाद होती है, तो 10th के बाद ये 2 साल का प्रोग्राम हो गया, तो ये 12th की इक्विवेलेंट हो गया। अगर बच्चा एक हिंदी का एग्ज़ाम दे देता है, एक हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे देता है और थ्रू NIOS नेशनल स्कूल ओपन स्कूलिंग वाला जो कंसेप्ट है उसके थ्रू, तो ये 10+2 के इक्विवेलेंट हो ही गया। कोई भी ग्रेजुएशन में एंट्री कर सकता है, BA BSc कुछ भी कर सकता है, या फिर ITI 2 साल के प्रोग्राम के बाद ये डायरेक्ट डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है बच्चा। तो ये क्या हो रहा है, ये वही कंसेप्ट है मल्टीपल एंट्री अब एनएसक्यूएफ के आने से पहले ये प्रोविजन हमारे पास नहीं था, ये प्रोविजन हमारा एनएसक्यूएफ के आने के बाद हुआ है। आगे हम बात करते हैं नीड ऑफ एनएसक्यूएफ इंडिया। नीड क्या थी, उससे पहले क्या दिक्कत आ रही थी कि हम एनएसक्यूएफ लेके आए, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नीड ऑफ एनएसक्यूएफ इन इंडिया। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो स्किल के या एजुकेशन के डोमेन में सेपरेट वर्टिकल्स थे पहले, सेपरेट वर्टिकल्स का मतलब ये हो गया कि सपोज जनरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जनरल एजुकेशन में चलता था NQF और उसको सेट करती थी आपकी NCERT। सिमिलरली जो वोकेशनल एजुकेशन की बात होती थी तो उसमें 2 तरह के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क थे। एक था नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसको सेट करती थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एक था आपका नेशनल वोकेशनल
एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेट करती थी। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स थे इसके, एक सिंगल सिस्टम नहीं था, जिससे क्या हो रहा था कि मोबिलिटी में दिक्कत आती थी। तो मोबिलिटी जो अभी हमने देखा कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जो मोबिलिटी थी वो इतना आसान नहीं थी। तो हुआ क्या कि इन ऑर्डर टू मोबिलिटी फ्रॉम वोकेशनल टू जनरल एजुकेशन and vice versa, a qualification framework for India ये सेट किया गया NSQF। और ये NSQF किसने सेट किया गया, किसने डेवलप किया, NSDA ने। क्यों आया, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी कि एक स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क नहीं था। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ही ये आया। पहले डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क थे और उनके साथ प्रॉब्लम आती, मोबिलिटी की दिक्कत आती थी। वोकेशनल से जनरल एजुकेशन में नहीं जाया जा रहा था और जनरल एजुकेशन से वोकेशनल एजुकेशन नहीं जाया जा रहा था। तो अगर मोबिलिटी की बात इसी के आने के बाद स्टार्ट हुई। आगे NSQF make the progression pathway transparent so that institutes, students and employers are clear as to what they can or cannot do after pursuing a particular course। कहने का मतलब क्या हो गया कि NSQF से पहले ये क्लियरिटी नहीं थी कि कोई बच्चा अगर उसको क्वालिफिकेशन डेवलप हो गई है पर्टिकुलर लेवल की, तो वो कौन से कोर्स करने के बाद किस तरह की जॉब मिलेगी, कहाँ उसे अपॉर्चुनिटीज हैं। NSQF ने ये वाली प्रॉब्लम को दूर किया। NSQF मेक द प्रोग्रेशन पाथवेज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी आई, क्या ट्रांसपेरेंसी आई कि इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, इनमें क्लियरिटी आ गई। क्या क्लियरिटी आ गई कि व्हाट दे कैन और कैन नॉट डू आफ्टर परस्यूइंग पर्टिकुलर कोर्स। कोई कोर्स करने के बाद किस तरह का अगला आगे हायर स्टडीज में कहाँ जाना होगा तो किस तरह की जाएंगे, या फिर जॉब मार्केट में जाएंगे तो किस तरह की जॉब मार्केट में आपको एलिजिबिलिटी होगी। तो NSQF एक ट्रांसपेरेंट आई ओपनर रहा इन 3 पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स की हमने अगर बात की तो। और NSQF RPL के लिए हम देख ही चुके हैं कि RPL के लिए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे एक दूसरा इसने इंपॉर्टेंट ये हुआ, जो इंटरनेशनल मोबिलिटी की दिक्कत आती थी। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का बच्चा फ्रांस में जा रहा है, यहाँ पे बेशक उसने कोई भी एजुकेशन प्राप्त की हो, अगर वो वहाँ जॉब करने जा रहा है तो उन्हें पहले यहाँ का कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करना होता था। NSQF के आने के बाद ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर NSQF के थ्रू आपने प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त की है तो आप डायरेक्ट फ्रांस में जाके जॉब कर सकते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आपको वहाँ का पहले होस्ट कंट्री का सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा,
देन आपको वहाँ पे जॉब करने अलाउ होता, पर इसके आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। तो ये सब पॉसिबिलिटी कैसे हो पाई, NSQF, क्योंकि NSQF जो हमारा फ्रेमवर्क है ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है, ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सेट किया गया है, इसका रिकॉग्निशन इंटरनेशनली है। तो इसके इतने सारे इसलिए इनको पिक्चर में लाया गया। तो NSQF एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, पूरा जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्किल इंस्टीट्यूशंस NSQF के लेवल्स पे ही चल रहे हैं, और डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके भी लेवल सेट हैं कि किस लेवल तक की इसकी पढ़ाई है। अब ITI है तो ITI का लेवल 5 से ऊपर नहीं होगा, पर जैसे ही आप डिप्लोमा BTech करने जाते हैं तो 6, 7, 8 में एंट्री कर जाते हैं। आप MTech करने जाते हैं 9 और आपने PhD कर ली 10, तो इस तरह का लेवल है। और ITI करने के बाद भी आपका 6 महीने का कोर्स है तो उसका लेवल कम होगा, आपका 1 साल का कोर्स है तो उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, आपका 2 साल का है तो उसका अलग होगा। तो इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। आप चाहें तो थोड़ा और इसको डिटेल में जान सकते हैं, पर इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो बहुत बेसिक सा बनेगा। एक बार इसे देख लेते हैं क्या हमने NSQF में पढ़ा है। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये कब आया है, इसके कितने लेवल्स हैं, और इसका अल्टीमेटली टारगेट जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, योग्यता बेस्ड, जिसमें जितना कंपटीशन पावर होगी, जिसमें जितनी ज़्यादा योग्यता होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो सीरीज ऑफ लेवल सेट है। और सीरीज ऑफ लेवल सेट जो किए गए हैं उसके 3 बेसिक कंपोनेंट है, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड, ये हम देख चुके हैं। 10 लेवल हैं उसके, और लर्निंग आउटकम के ऊपर है कि बच्चे ने क्या सीखा, और वो आउटकम आपका लर्निंग जो है आपका इनफॉर्मल सेक्टर से भी हो सकता है, फॉर्मल सेक्टर से भी हो सकता है। आगे हमने देखा कि NSQF को नोटिफाई किया गया 27 दिसंबर 2013 को, और ये किसके अंडर में हुई थी, ये NSDA के अंडर में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी। उसका ही काम क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करना था। तो क्वालिटी एश्योरेंस का ही ये फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क क्या करता है, क्वालिटी मेंटेन करना, स्किल में क्वालिटी मेंटेन करना, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो क्वालिटी की हो, जिसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर पाए, जिससे वो गैप फिनिश हो पाए, जो एग्जैक्टली जो हमारा मोटिव है। इससे क्या इनका मेजर मोटिव था कि शिफ्ट हो जाए एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक इनपुट ओरिएंटेड था, आउटकम ओरिएंटेड हो जाए। और ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को कंसेप्ट ये लेके आए कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक रिकॉग्नाइज किया जाए कि इनकी भी क्वालिफिकेशन डेवलप हो गई है, और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशन के साथ अलाइन किया जाए। आगे हमने देखा क्वालिफिकेशन के 10 लेवल, पहला लेवल एंट्री लेवल, 10वां लेवल हाईएस्ट लेवल। Each of these levels characterizes 5 competencies, 5 competencies, जिसमें 5 competencies में 5 components हो गए आपके। पहला प्रोसेस कि जो हर लेवल को 5 पार्ट में ब्रेक किया गया है, जैसे हमने आगे एग्जाम्पल पे टेबल बना के देखा है कि हर लेवल को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है कि उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज कैसी है, प्रोफेशनल स्किल कैसी है इस लेवल पे, कोर स्किल कैसी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। उसके बाद ओवरऑल चारों को एक पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है, प्रोसेस कैसी बनी है। तो इसकी हमने एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये पता होना चाहिए कि ये 5 कंपोनेंट्स और इनका अपना मतलब पता होना चाहिए, प्रोसेस क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स रिमेनिंग 4। प्रोफेशनल नॉलेज में कि बच्चे ने क्या जाना, प्रोफेशनल स्किल्स में वो क्या करने लायक है, कोर स्किल्स कंबाइंड सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डिग्री ऑफ सुपरविजन कितना जरूरत है, जब कोई पर्टिकुलर बंदा उसको काम को कर रहा है तो उस पर सुपरवाइज करने की कितनी नीड है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ सुपरविजन कम होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा आती जाएगी। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और डिग्री ऑफ सुपरविजन कम होगा। स्टार्टिंग में डिग्री ऑफ सुपरविजन हाईएस्ट होगा इनिशियल लेवल पे। आगे फिर हमने प्रोसेस ऑफ NSQF अलाइनमेंट की बात की, कैसे अलाइन किया जाएगा। कोई अगर अवार्डिंग बॉडीज कोई मेटेरियल सेट की है और कह रही है कि ये पर्टिकुलर लेवल के लिए क्वालिफाई है, तो वो कौन इसे डिसाइड करेगा और क्या प्रोसीजर होगा। तो अवार्डिंग बॉडी पहले उसके क्वालिफिकेशन फाइल में वो अपना जो पूरा कंप्लीट करेगी और उसको NSDA को भेजेगी, NSDA उसको NSQC को भेजेगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी को भेजेगा। अगर उसे लगेगा कि इसका जो मटेरियल है उस पर्टिकुलर लेवल के लिए सेट है, फिट है, तो फिर वो उसको एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का टैग प्रोवाइड कर देगा। उसके बेसिस पे वो जब भी वो सर्टिफिकेशन देगा उस पर्टिकुलर लेवल को यूज़ कर सकता है।
एनएसक्यूएफ के ऑब्जेक्टिव हमने देखे कि ये इंडिया का जो डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम है उसको वो एकोमोडेट करने की बात करता है। इससे हमारे डिफरेंट लेवल्स को एक्सेप्टेंस की भी बात होती है नेशन में कि वो कितना पर्टिकुलर लेवल पे क्या उसको डेवलपमेंट हो गया है। तीसरा वो इंटरनेशनल मोबिलिटी की बात करता है। आगे वो ये भी कहता है कि इससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन ट्रेनिंग में कंपैरिजन कर पा रहे हैं हम इंडिया में, अगर हम बात करें कंट्री में, तो हम किसी को कितने लेवल की स्किल है तो उससे आपस में एक डिफरेंट स्किल्स का आपस में कंपैरिजन सेट कर सकते हैं। हमने एलिमेंट देखे। एलिमेंट में हमने ये बताया कि यहाँ पे मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट की व्यवस्था है, जिसमें इधर से इस एक एजुकेशन सिस्टम से दूसरे एजुकेशन में जाया जा सकता है। इससे क्या हुआ है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रायल लर्निंग की बात को प्रमोशन हुआ है और पार्टनरशिप इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई है। नीड हमने देखा, नीड ऑफ एनएसक्यूएफ इन इंडिया क्या है। इससे पहले सेपरेट वर्टिकल्स थे, डिफरेंट एजुकेशन के डिफरेंट फ्रेमवर्क थे, उसमें एक आपस में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो उसको एकोमोडेट करने के लिए, मोबिलिटी लाने के लिए एक एजुकेशन से दूसरे एजुकेशन सिस्टम में ये लाया गया। इसको लाने का उद्देश्य यूनिफॉर्मिटी ही था और इसको लाया गया एनएसडीए के द्वारा। इसमें और भी प्रॉब्लम्स जो थी, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रायल लर्निंग, जो इनफॉर्मल सेक्टर को कोई रिकॉग्निशन नहीं थी तो एनएसक्यूएफ उसको कंसिडर किया। इंटरनेशनल मोबिलिटी में दिक्कत थी तो उसको भी कंसिडर किया गया। और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी ये भी आई कि इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में ये क्लियरिटी आ गई कि अगर किसी ने ये पर्टिकुलर कोर्स कर लिया है आगे क्या। तो ये एनएसक्यूएफ एक इसलिए भी ये हेल्पफुल है। तो हमने इस लेक्चर में एनएसक्यूएफ को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनएसडीसी को कवर करेंगे। थैंक यू।